गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है पिरोला। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है अभी येल मेडिसिन रिव्यू में 31 अगस्त को, जिसमें कि कहा गया है कि कोविड-19 की एक जो है न्यू वेरिएंट BA.2.86 जो है वो फैल रहा है बहुत तेज़ी से कई कंट्रीज़ में, और इसका नाम रखा गया है पिरोला। तो कोविड तो आपको पता है कि कोरोना वायरस का एक मेंबर है, जिसकी वजह से ये कोविड डिसीज़ होती है। ये पर्सन टू पर्सन जो है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। ह्यूमंस में ये वायरस बहुत ही न्यू है और इसकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर वायरसेस। अब ये वायरसेस म्यूटेट कैसे होते हैं? जनरली जब बॉडी में वायरस एंटर करता है, तो जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए या डीएनए, वो हमारे सेल्स में एंटर करता है और अपनी कॉपी बनाना शुरू करता है। जब किसी तरह का एरर आ जाता है ये कॉपिंग प्रोसेस में, तो म्यूटेशन हो जाती है वायरस में। ठीक है? जब ये वायरस जो है बहुत ही तेज़ी से पॉपुलेशन में सर्कुलेट हो रहा होता है और बहुत सी इन्फेक्शन कर रहा होता है, तो भी जो है वायरस के म्यूटेट होने की जो है लाइक्लीहुड बढ़ जाती है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। बहुत सी जो वायरल म्यूटेशंस हैं उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होता वायरस की एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शंस या डिसीज़ पर, बट जो है वो हमने जैसे डेल्टा वेरिएंट के कंटेक्स्ट में देखा था, एक म्यूटेशन ऐसी थी जो डेल्टा वेरिएंट, जिसकी वजह से जो है हमारे कंट्री में अप्रैल 2021 का जो है वो हॉरर हमने देखने को मिला था। अगर हम पिरोला वेरिएंट के बारे में देखें, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अभी तो सिर्फ हमने 21 केसेस जो हैं वो पिरोला के ग्लोबली देखे हैं अगस्त एंड तक। हेल्थ एजेंसीज जो यूएस की और यूके की दोनों ने कहा है कि नंबर तो सभी बहुत कम है ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या ये बहुत तेज़ी से फैलेगा या नहीं, इसलिए इसको भी वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग माना जा रहा है। और येल मेडिसिन के कहने के येल मेडिसिन के मुताबिक हाई नंबर ऑफ म्यूटेशंस जो है वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है कोविड के कंटेक्स्ट में। अब इंडिया में जो कोविड के केसेस हैं बहुत कम है। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो लगभग सिर्फ 18 ही केसेस जो है इंडिया में रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो यूपीआई है, उसने 10 बिलियन ट्रांजेक्शन्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है क्रॉस कर लिए हैं अगस्त 2023 में। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है रॉबस्ट रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम क्रिएट करने के लिए, ऑपरेट भी यही करती है। इसको बनाया कैसे गया है? आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर इसको पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर इसको बनाया है। अब यूपीआई जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को पावर कर रहा है इनटू सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, और ये पीयर टू पीयर करेक्ट रिक्वेस्ट को भी कैटर कर सकता है। ठीक है? अब अगर हम देखें तो इंडिया में मंथली ट्रांजैक्शन जो काउंट है यूपीआई का, वो 10.24 बिलियन जो है वो क्रॉस कर चुका है अगस्त में। लगभग 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है यूपीआई ट्रांजैक्शंस में, और सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर ही हमने 4 गुना इसमें ग्रोथ देखने को मिली है हमें। और यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो है वो कहा जा रहा है कि अगले 18 से 24 महीने के अंदर 20 बिलियन को भी क्रॉस कर देंगी। अब कई तरह के और भी डिजिटल सॉल्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोल आउट किए हैं, जैसे कि कोविन, डिजी लॉकर, आरोग्य सेतु, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये सब इंडिया स्टैक का ही पार्ट बना दिया गया है इसको। तो इंडिया स्टैक जो है ये 3 लेयर एक आपका पूरा आर्किटेक्चर है। डिजिटल आइडेंटिटी किसके थ्रू मिल रही है? आधार के थ्रू। पेमेंट्स किसके थ्रू हो रही हैं? यूपीआई के थ्रू। डेटा मैनेजमेंट हो रही है डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के थ्रू। ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट इसको एक इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहती है, इस इंडिया स्टैक को। तो इंडिया जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली कैसे लेकर जा रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया जो है वो एक नरेटिव रखना चाहता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम जो है ग्लोबली रेप्लिकेट कर सकते हैं। इंडिया जो है वो बाकी नेशंस में भी इंडिया स्टैक को फैलाने को जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है, पुश कर रहा है। और एक तरह से हम एक ऐसा नेशन बनना चाह रहे हैं कि जो कि पायोनियर हो डिजिटल गवर्नेंस में। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी भी क्रिएट करने का प्लान है इंडिया का, जिसके थ्रू जो हम G20 मेंबर्स और बियॉन्ड हम इसको फैला सकेंगे। ठीक है? अब इंडिया का जो ये सक्सेस स्टोरी क्या कैसे हम पॉसिबल कर पाए हैं, तो ऑफ कोर्स अंडरलाइंग जो टेक्नोलॉजी है हमारी इसकी, वो अभी तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और प्राइवेट एंटिटीज़ जो है वो उसको सिर्फ यूज़ करके उसके ऊपर प्रोडक्ट्स बना रही हैं। ठीक है? चाहे वो आधार हो, चाहे यूपीआई हो, ये क्रूशियल एलिमेंट्स जो है इंडिया स्टैक के बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। इंडिया ने इवन कुछ कंट्रीज़ के साथ, जैसे आर्मेनिया, सियरा लियोनी, सरीनेम, एंटीगुआ एंड बारबुडा, पापुआ न्यू गिनी, इन सब के साथ भी इंडिया स्टैक को शेयर किया है। और कंट्रीज़ जैसे कि मॉरिशियस, सऊदी अरेबिया, इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया कि वो इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं। यूपीआई जो है उसको इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ले जाया जा चुका है, जैसे फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका एटसेट्रा। और इवन कंट्रीज़ जैसे जापान जैसी कंट्रीज़ भी इंटरेस्ट दिखा रही हैं कि वो इसको अडॉप्ट करना चाहती हैं।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी मणिपुर का कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, कुकीज़ को एसुएज करने के लिए मणिपुर गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एग्जिस्टिंग जो ऑटोनॉमस हिल काउंसिल्स हैं उनको थोड़ी और ऑटोनॉमी दे दी जाए ताकि जो है कुकीज़ की डिमांड को एक्सेप्ट किया जा सके। तो अगर हम देखें तो ब्रिटिश ने जब असम को जब टेक ओवर किया था तो फॉर्मल लॉज जो है उस लैंड पर जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशंस ने उसको अपोज किया था। ठीक है, वो चाहते थे कि उनके खुद के ही कस्टमरी लॉज के थ्रू जो है ये ट्राइबल पॉपुलेशंस अपने आप को ही एक तरह से गवर्न कर सकें। तो इस कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के ब्रिटिश ने जो है हिल रीजन्स ऑफ असम को जो है एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज में डिवाइड कर दिया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और फेडरल और प्रोविंशियल लॉज वहाँ पर तब तक लागू नहीं किए जाते थे जब तक गवर्नर जो का अप्रूवल नहीं होता था। तो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने इंडिपेंडेंस के बाद जो है अडॉप्ट किया। इसमें हमने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए 6 हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम में। और जी ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है इनको ऑटोनॉमी दी गई विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कंसिडरेबल ऑटोनॉमी दे रहा है। 6th शेड्यूल को आर्टिकल 244 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो अडॉप्ट किया गया है। और ये 6th शेड्यूल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एप्लीकेबल है। ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई हैं जिनके कि 30 तक मेंबर जो होते हैं वो पॉसिबल हो पाते हैं और टर्म इनकी 5 इयर्स होती है। इसके अंदर लॉज कौन से बनाने की पावर होती है? लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल्स, हेल्थ, सैनिटेशन एटसेट्रा। और इनके पास ये भी पावर होती है कि वो कुछ ऐसे कोर्ट्स बना सकें जो कि शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स के ही केसेस सुन सकें और जिनमें मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो 5 साल से कम होता है। ठीक है, अगर हम मणिपुर के हिल काउंसिल्स के बारे में देखें तो महाराजा और मणिपुर ने 1939 में एग्री किया था ब्रिटिश से कि वो हिल एरियाज जो है रीजन को वो उनको डायरेक्टली कंट्रोल या गवर्न नहीं करेंगे। इसी को ही आगे बढ़ाते हुए जो ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिल एरियाज की जो डिमांड है वो बढ़ती गई और 1971 में पार्लियामेंट ने मणिपुर हिल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट पास किया और हिल पीपल को एक चांस दिया सेल्फ गवर्नेंस और आइडेंटिटी अपनी बचा कर रखने के लिए। ये रीजन्स लगभग 90% ऑफ मणिपुर का एरिया है और ये जो यहाँ के मेंबर्स हैं उसमें इसमें 18 मेंबर्स जो हैं इलेक्ट होते हैं और इनको पावर्स ऑफ टैक्सेशन, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, रेगुलेशन ऑफ कल्टीवेशन, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ये सब पावर्स जो है वो डेलीगेट की गई हैं। अब ये जो मणिपुर के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं ये कैसे 6th शेड्यूल के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से डिफरेंट है ये भी देख लेते हैं। तो जो अगर हम देखें तो 6th शेड्यूल में जो है से इंस्पायर तो हैं ये, लेकिन उतनी पावर्स इनको जो है नहीं मिली है मणिपुर के एडीसीज को जितनी कि 6th शेड्यूल के एडीसीज को मिली है। अगर हम देखें तो मणिपुर के जो एडीसीज हैं वो अभी भी स्टेट असेंबली के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है क्योंकि उन्हीं के ही एक्ट के थ्रू जो है ये पावर जनरेट कर रहे हैं। और जो है मणिपुर के जो एडीसीज हैं उनकी जो है पावर वो है मोस्टली लिमिटेड है, पर्सनल मैटर्स ऑफ मैरिज, डाइवोर्स और सोशल कस्टम्स तक ही सीमित है। लॉ मेकिंग का प्रोसेस भी जो है वो एडीसीज का जो है वो ज़्यादा ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू मणिपुर एडीसीज। मणिपुर एडीसीज का अभी भी जो लॉ होता है वो हिल एरिया कमेटीज़ जो कि जिसमें कि एमएलए होते हैं स्टेट्स के, उनके थ्रू होकर ही जो है स्टेट असेंबली तक जाता है, जबकि जो 6 शेड्यूल एरियाज़ के एडीसीज हैं उनको सिर्फ गवर्नर के असेंट की ज़रूरत होती है उनके भी किसी भी प्रपोजल को लॉ बनने के लिए। बजटिंग पावर्स भी जो है वो 6 शेड्यूल एरियाज़ के पास ज़्यादा हैं, उनको सेंट्रल ग्रांट्स मिलती हैं स्टेट थ्रू द स्टेट। लेकिन मणिपुर एडीसीज जो है अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन के लिए। इवन 6 शेड्यूल मणिपुर एडीसीज जो है वो अभी भी डिप्टी कमिश्नर जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उनके ही अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर जो है वो उन्होंने कहा है कि हम पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग जो है वो इंटीग्रेट करेंगे दीक्षा प्लेटफॉर्म के साथ। तो दीक्षा प्लेटफॉर्म एक नेशनल प्लेटफॉर्म है स्कूल एजुकेशन का। ये ई कंटेंट देता है स्कूल्स को ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और इसको बनाया गया है ओपन आर्किटेक्चर, ओपन एक्सेस, ओपन लाइसेंसिंग, चॉइस और ऑटोनॉमी के कोर प्रिंसिपल्स के आसपास। ठीक है, तो कई तरह के ये टीचिंग और लर्निंग सोल्यूशंस देता है और इसको नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के थ्रू जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, कई तरह के जो है एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, कंटेंट ऑथरिंग, ये सब इसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और इवन ये
टीचिंग और लर्निंग जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उनके लिए भी जो है ये हेल्पफुल रहता है। अगर हम देखें नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के बारे में, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको 2009 में बनाया है, और ये टेक्निकल और एडवाइजरी सपोर्ट देता है मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स को बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। और इसी ने ही जो है नेशनल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि डिजी लॉकर, उमंग, रैपिड असेसमेंट सिस्टम, ओपन फोर्ज, एपीआई सेतु, ये सब इन्होंने ही बनाए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो फर्स्ट ट्रांश ऑफ लोन्स है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ को डेवलप करने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर उनको जल्दी ही डिसबर्स किया जाएगा। तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है क्या? इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल के थ्रू को कम करने के लिए रादर उसके ही थ्रू जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया है। पब्लिक एजेंसीज जो है इसके थ्रू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में क्रिएट करेंगी, और इसका फोकस रहेगा सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, कंस्ट्रक्शन और ऐसे जो है बेसिक सर्विसेज के उसके ऊपर, और जिनका जो है जो कि इम्पैक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, इसको मैनेज कौन कर रहा है? नेशनल हाउसिंग बैंक। इनिशियल कॉर्पस इसमें 10,000 करोड़ की है, और इसको एस्टैब्लिश किया गया है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जो है लाइंस पर। जो ये लोन्स दिए जाएंगे कमर्शियल बैंक्स या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स द्वारा, ये इन पे जो इंटरेस्ट जो होगा वो बैंक रेट माइनस 1.5% रहेगा। जो लोन होगा वो रीपेबल होगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में विद इन 7 ईयर्स। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ कौन सी होती हैं? जो जिन टीयर 2 सिटीज़ वो होती हैं जिनकी 50,000 से 1 लाख तक की पॉपुलेशन होती है। टीयर 3 सिटीज़ वो होती हैं जिनकी 1 लाख से बिटवीन 1 लाख और लेस देन 1 मिलियन की पॉपुलेशन होती है। ठीक है, एज पर 2011 सेंसस। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है इसको 1995 और 96 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसको मेंटेन कौन करता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। लोन्स दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस को ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकें। लोन जो है वो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना होता है 7 साल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं AG365S। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो मारुत ड्रोन्स ने जो है उनको रिसेंटली अप्रूवल मिल गया, सर्टिफिकेशन अप्रूवल मिल गया DGCA से, ताकि वो AG365S किसान ड्रोन जो है वो एग्रीकल्चर के यूज़ में चला सके। तो ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट रूल्स 2021 के अंदर ये जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किसी भी ड्रोन को लेना ज़रूरी होता है अगर उसको इंडियन एयर स्पेस में ऑपरेट करना है। तो मारुत ड्रोन्स जो है वो अब केपेबल रहेंगे कि वो एग्रीकल्चर ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री तक पहुंचा सकें। ये जो ड्रोन्स हैं ये मल्टी यूटिलिटी एग्रीकल्चरल ड्रोन्स हैं स्मॉल कैटेगरी के। इसको डेवलप मारुत ड्रोन्स ने किया है, और ये क्रॉप लॉस को रिड्यूस करना, एग्रोकेमिकल यूसेज को जो है लोअर करना, बेटर यील्ड पहुँचाना, प्रॉफिट पहुँचाना फार्मर्स को, उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट मल्टी यूटिलिटी एग्रीकल्चर स्मॉल कैटेगरी ड्रोन है। हाईएस्ट एंड्योरेंस लेवल इसका 22 मिनट्स है, और इसके थ्रू ही स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, ग्रेनुलर स्प्रेडर्स, ये सब जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं MS स्वामीनाथन अवार्ड। इकोनॉमी के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर PV सत्यनारायण एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन के जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं उनको रिसेंटली डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है, जिस अवार्ड को साल 2004 में इंस्टीट्यूट किया गया था टू रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिनेंट पर्सन्स। ठीक है, जिन्होंने कुछ ग्रेट इम्पैक्ट किया है एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट में। तो ये नाम जो है इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के नाम पर ये अवार्ड रखा गया है। बायनियल अवार्ड है। रिटायर्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड के जो है द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। कैश प्राइस 2 लाख का, मेडल और साइटेशन दिया जाता है। सबके लिए ओपन है ये, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी। ठीक है, और MS स्वामीनाथन जी कौन है? रीनोन्ड इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और जेनेटिसिस्ट। इनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं इंडिया में, और इन्हीं की जो है रिसर्च और वर्क के बेसिस पर हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो है वो ला पाए थे, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी हमारी। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही इंडिया अपनी फूड शॉर्टेजेस को ओवरकम कर पाया। इनको जो है सबसे पहला वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिला और रेमन मैगसेसे अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Pirola. This topic is important for your science and tech section. So an article has been recently published in Yale Medicine Review, which has noted the rise of COVID-19 infections in multiple countries, driven by a new variant called
0.2.86, which is also called Pirola. So this coronaviruses, you know that this SARS-CoV-2 is a member of coronaviruses, and it causes the COVID-19 disease. It spreads from persons to persons through droplets, and it is new in humans, but it has higher transmission efficiency. So how do the viruses mutate? Let us also see that. So once a virus enters the body, its genetic materials, RNA or DNA, it tries to enter the cells, and it starts making copies of itself which can infect the other cells. So whenever an error occurs during this copying process, then it triggers a mutation. So when this virus is widely circulating, it increases the likelihood of virus mutation. So mutation is basically a change in DNA sequence. So most of the viral mutations have little to no impact, but we have seen that a mutation named Delta variant created havoc in the country during the April 2021 period. So, what is the Pirola variant? So, as per WHO, only 21 cases have been reported globally till the August end. Health agencies of US and UK have also said that the numbers are too less to determine whether the variant can spread fast or cause more severe disease. So, this has been designated as a variant under monitoring. And according to Yale Medicine infectious disease specialists, the high number of mutations is a point of concern these days. Okay, so the number of cases in India has remained low, so that's why we are not having much concern at this moment, but doctors are reporting that most of the cases remain mild as of now, but we have to keep a tab on the future. Okay, so the next topic is digital payment infrastructure. This topic is important for your governance section. So according to NPCI, the UPI has crossed 10 billion in volume of transactions in August 2023, which has basically marked a significant milestone for the payments. So what is NPCI? NPCI is an umbrella organization which is an initiative of RBI and Indian Banks Association under the provisions of Payments and Settlement Act of 2007. So UPI is a system which powers multiple bank accounts into a single mobile application, and it also caters to peer-to-peer collect requests. Okay, so monthly transactions count on UPI has crossed 10.24 billion on 30th August, and it has grown by over 50% year on year. So in less than 4 years, it has grown by 4 times, and it is being said that in the next 18 to 24 months, the UPI transactions could hit 20 billion in 1 month. Okay, so apart from that, India is also offering certain other digital solutions like CoWIN, DigiLocker, Arogya Setu, Government e-Marketplace. Okay, so these are all part of India Stack. There are 3 layers in India Stack: digital identity, which is being centered around Aadhaar, payments through UPI, and data management through data empowerment and protection architecture. But Indian government is having a larger vision of taking this India Stack internationally. So DPI, which is of which UPI is also a part, is part of Indian government's overall narrative about India. Throughout the G20 presidency, India is also exploring other nations' interests and promoting the India Stack in them. So India is also bidding itself as a nation pioneering digital governance, and we also plan to build and maintain the global digital public infrastructure repository, which is a virtual repository of DPI, voluntarily shared by G20 members and beyond. So Indian government has basically utilized this underlying technology, which currently remains under the government's control, and it allows private entities to use it to offer services and build products. India has signed agreements with countries like Armenia, Sierra Leone, Suriname, Antigua and Barbuda, Papua New Guinea to share India Stack, and even countries like Mauritius and Saudi Arabia have shown their interest in adopting this model. UPI has also been taken to international markets like France, UAE, Singapore, Sri Lanka, etc., with even countries like Japan showing an interest in adopting the payment system. So the next topic is autonomous district councils. This topic is important for your polity section. So to solve the ongoing conflict in Manipur and assuage the cookies, the state government has proposed that to the center that the existing autonomous hill councils must be given more autonomy. So what is the background of it? So when British took over the then Assam, the formal laws on the land were resisted ferociously by the tribal people. So British then divided the hill regions of Assam into excluded and partially excluded areas under the Government of India Act of 1935. And in these areas, federal or provincial laws would only apply if the governor felt that it was needed for the peace and development of this region. So after independence, we had this sixth schedule of the constitution, which created these autonomous district councils, and these autonomous administrative divisions have been given autonomy within their
respective states. So, sixth schedule gives tribal communities of northeastern region considerable autonomy, and sixth schedule was adopted under Article 244 of the Constitution. So, under sixth schedule, currently we have 10 tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram, and each autonomous district has its own autonomous district council, which is having a member, which is having up to 30 members with a term of 5 years. So these ADCs can make laws, rules, and regulations with regard to land, forest, water, agriculture, village councils, etc. And they also have the power to form courts so that they can hear cases where both parties are members of scheduled tribes, and the maximum sentence is less than 5 years in prison. Then how are these ADCs different from Manipur's hill councils? So when so what are the Manipur's Hills Council? But first we have to see that. So when Maharaja of Manipur in 1939 agreed with British to exclude the hill areas of region from direct control and governance, this led to demand for separate administration for hill areas, which culminated in 1971 when Parliament passed the Manipur Hills Areas District Council Act. So it granted people a chance at self-governance, protect their identity and culture. So these regions constitute about 90% of the geographical area of Manipur, and it has been these areas have been inhabited by tribes. Okay, so the members are not more than 18 who are to be elected, and they enjoy powers of taxation, maintenance of properties, allotment of land, management of forest, regulation of cultivation, and legislative authorities on other matters like marriage, inheritance, social customs, etc. Then how are these Manipur ADCs different from 6th schedule ADCs? So of course, the Manipur ADCs are still dependent on the state assembly due to the provisions of the act, and powers in Manipur are limited to only personal matters of marriage, divorce, and social customs, whereas the ADCs under 6th schedule have to take only the assent of governor for their proposals to become laws. The Manipur ADCs have to route their proposals through hill area committees, which comprise of certain MLAs from the hills, and present it to the state assembly for approval. Budgeting powers are also wider under 6th schedule areas, they get central grants from through the state, but in Manipur ADCs they are still dependent on state government for financial devolution. Unlike 6th schedule areas, Manipur ADCs are still subservient to the deputy commissioners who are appointed by the state government. Okay. So the next topic is Diksha platform. This topic is important for your governance section. So National E-Governance Division under the Ministry of Electronics and Information Technology is set to integrate personalized adaptive learning into the digital infrastructure for knowledge sharing platform, that is the Diksha platform. So Diksha platform is a national platform for school education, and it provides e-content for schools through an online portal and mobile application, and it was developed based on certain principles like open architecture, open access, open licensing, choice, and autonomy, and it is built on open source technology for a variety of use cases and solutions for teaching and learning. So it also aids in teaching and learning for children with special needs, and also energizes textbooks, online courses, content authoring, content sourcing, etc. So what is National E-Governance Division? So it was created by the Ministry of Electronics and Information Technology in 2009, and it provides technical and advisory support to ministries, departments, both at central and state levels. And it has been developed and managed by several national public platforms like it has developed and managed. It is managing several national public digital platforms like DigiLocker, Umang, Rapid Assessment System, OpenForge, API Setu, etc. So the next topic is Urban Infrastructure Development Fund. This topic is important for your economy and governance sections. So officials from Union Housing and Urban Affairs Ministry have recently said that first tranche of loans to fund ongoing projects in tier 2 and tier 3 cities under the Urban Infrastructure Development Fund will likely be disbursed soon. So this UIDF has been established through the use of priority sector lending shortfall, and these funds will be utilized by public agencies to create urban infrastructure in tier 2 and tier 3 cities. The focus will be on basic services like sewerage, solid waste management, water supply, etc. And preference will be given to those projects which have high impact in the urban infrastructure. So it is managed by National Housing Bank. The initial corpus for this fund would be 10,000 crore rupees, and it has been established on the lines of Rural and Infrastructure Development Fund. The interest rate on UIDF loans would be bank rate minus 1.5%, and the loan will be repayable in 5 equal annual installments within 7 years. So what are these tier 2 and tier 3 cities? So tier 2 cities are basically those with a population of 50,000 to less than 1 lakh, and tier 3 cities are those between 1 lakh to less than a million population as per 2011 census. So what is
Rural Infrastructure Development Fund. So it was set up by the government in 1995 and 96 period to finance ongoing rural infrastructure projects, and it has been maintained by the NABARD. So domestic commercial banks contribute to this fund. The main objective of RIDF is to provide loans to state governments and state-owned corporations, and to enable them to complete ongoing rural infrastructure projects. So loans will be repaid in equal annual installments within 7 years from the date of withdrawal, including a grace period of 2 years. So the next topic is AG365S. This topic is important for your economy section. So Marut Drones, they have recently secured type certification approval from the Director General of Civil Aviation for its AG365S Kisan drone for use in agriculture. Under the UAS rules 2021, these drones are equipped with the drones which are equipped with unique identification number are permitted to operate in Indian airspace, and Marut drones have now been enabled to offer its agricultural drone technology to farmers across the country. So it's a multi-utility agricultural drone in the small category less than 25 kg, and it has been developed by Marut Drones. So it would reduce crop loss, lower agrochemical usage, and better yield and profits to the farmers. It is the first multi-utility agriculture small category drone which is having the highest endurance of 22 minutes. So it will enable, or it would be used for spraying pesticides and granule spreaders also. Okay, so the next topic is MS Swaminathan Award. This topic is important for your economy section. So Dr. P.V. Satyanarayan, Principal Scientist at Agriculture Research Station, has been recently conferred with the prestigious Dr. MS Swaminathan Award, which was instituted in 2004 with the objective to recognize the lifetime contributions of eminent persons who have made great impacts to agricultural research and development. So it is named after the Indian agricultural scientist Professor MS Swaminathan. So this is a biennial award which has been constituted by retired Indian Council of Agriculture Research Employees Association and Nuzivudu Seeds Limited. So it contains a cash prize of 2 lakh rupees, a medal and a citation, and this award is open to all irrespective of nationality. So who was MS Swaminathan? So he is basically a renowned Indian agricultural scientist and geneticist. So he is also referred to as the father of green revolution in India. His research and work in crop breeding led to the development of high yielding varieties, which significantly increased agricultural productivity and helped us to overcome food shortages in India. So he was also awarded the first World Food Prize and the Ramon Magsaysay Award, among many other international and national honors. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.